हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का कृषि का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आई होप ये शायद जो है आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, आज ही मैं इसको ख़त्म कर देने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, और हम ये भी देखेंगे कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है गांवों का देश है। अगर हम स्ट्रक्चरल वे में देखें तो भारत जो है गांवों का ही तो देश है। देखिए, सभी ग्रामीण समुदाय जो है अधिक मात्रा में कृषि का कार्य करते हैं, और इसीलिए जो है भारत में कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि लगभग 70% लोग जो है भारत में किसान हैं, और इसीलिए ना किसान जो हैं उनकी कृषि जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से ही तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बने ना। अगर प्राइमरी सेक्टर ही नहीं रहेगा तो सेकेंडरी और जो है टर्शियरी का कोई मतलब ही नहीं होता है, और इसीलिए ना कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में ना कृषि के योगदान का अनुपात जो है 1951 में लगातार घटने के बाद भी आप ये देख लीजिए कि 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए ये रोजगार और आजीविका का साधन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं अपने देश के किसानों की बात करूँ ना, तो भारतीय किसान जो है बहुत गरीब है। उनकी गरीबी जो है ना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। ठीक है, उन्हें मोटे कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं नसीब हो पाता। अब ये बताइए कि हमारा देश किसानों के बलबूते ही चल रहा है, और वो ही परेशान है। ठीक है, वे अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, बेटे बेटियों को जो है ठीक से पोशाक नहीं दे पा रहे हैं, वह अपनी पत्नी को गहने पहनने का सुख नहीं दे पा रहे हैं। किसान जो है पत्नी के कपड़े के टुकड़े को प्रतिबंधित कर रहा है। ठीक है, यानी कि किसान जो है ना पूरी तरीके से परेशान है। देखिए, अगर आप किसान के जो है किसान से बात करोगे ना कि आप जो है पूछोगे उससे कि आप अपने बेटे से भी कृषि करवाएंगे, तो हमेशा सुनिएगा आप किसान के मुंह से नहीं। उनका जवाब हमेशा ना होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी मैंने देखा कि ये क्वेश्चन जो है नीचे भी आएगा, तो इसका मैं क्वेश्चन जो है नीचे दूंगी। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में ना घटता अंश जो है एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जैसा कि मैंने बताया कि जो दोनों सेक्टर हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, जो वो प्राथमिक क्षेत्र में ही तो निर्भर हैं, और जब प्राथमिक क्षेत्र ही नहीं रह जाएगा, उसका अंश जो है घटता जाएगा, फिर तो गिरावट आनी लाजमी है। ठीक है, क्योंकि जो है कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध जो है ना अर्थव्यवस्था के लिए अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कृषि के महत्व को समझते हुए ना भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन जो है केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र में जो है अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। अब देखिए, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी वो क्वेश्चन यहाँ आ गए। ज्ञात करिए कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। अब देखिए, मैं आपको इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ना कोई उसका आदर्श होता है, जिससे वो जो है ना प्रभावित होता है, और वो वैसा ही बनना चाहता है। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने जो है आपसे कहा हो कि वो किसान जो है उसका रोल मॉडल है? शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ, नेताओं के भाषण में आपने ज़रूर सुना होगा कि जो है किसान को रुझान के लिए चुनाव के समय करते हैं। देखिए, आज के दौर में ना जो युवा है पढ़ाई लिखाई कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता है, या फिर कह लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाना चाहता है, लेकिन कोई युवा किसान नहीं बनना चाहता। और अब अगर बात करें ना किसानों की, तो वह भी अपने बेटे और बेटी को किसान नहीं बनाना चाहता। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्यों नहीं बनाना चाहता। देखिए, भारत की ना लगभग 70% आबादी जो है किसी ना किसी तरीके से खेती से जुड़ी हुई है, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है, और कुछ मुख्य कारणों से जो है किसान का बेटा भी किसान नहीं बनना चाहता। क्या मुख्य कारण है? अब देखिए, खेती एक घाटे का व्यापार बनता जा रहा है। देखिए, आप कभी भी आप जोताई बुवाई करोगे, आप कभी भी कंफर्म नहीं बता सकते हो कि आपकी फसल में जो है उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, सस्ती दर है,
सबसे पहली बात तो सस्ती दर है कृषि आयात की, ठीक है। किसानों को घाटे का प्रमुख कारण है, किसान को जो है हर बार कुछ ना कुछ घाटा ही हो जाता है, ठीक है। मानसून पर दूसरा जो है कारण इसका ये है कि मानसून पे आश्रित है खेती, ठीक है। मानसून की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि खेती जो है पूरी तरीके से मानसून पे आश्रित है। तीसरी चीज़, कृषि ऋण भी जो है किसानों को देता है घाटा। अब जैसे देखिए, किसान ने ऋण ले लिया, ठीक है, उपज जो है बीज बोने के पहले, अब उसका जो है उतना उत्पादन नहीं हुआ कि वो जो है ब्याज नहीं दे पाया, ऋण नहीं दे पाया, तो वो तो बोझ तले जब जाएगा ना। ऋण लेकर खेती की शुरुआत करता है वो, और किसान को अगर फसल में नुकसान हुआ तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अब देखिए, किसान आत्महत्या भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब ये देखिए, किसान का बेटा अगर खेती नहीं करना चाहता तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ना किसान की आत्महत्या। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो किसानों की आत्महत्या की दरें जो है ना लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मैं साल भर का डेटा बताऊं ना तो एक साल में आप ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र की बस मैं बात करूं तो जो है 4,500 से ज़्यादा किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कर्नाटक, तेलंगाना, अब मैं क्या बताऊं, हर क्षेत्र में जो है किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तीसरी एक प्रमुख रीजन की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहना, एक आधुनिकीकरण, जीवन शैली से दूर रहना होता है, क्योंकि गांव को पिछड़ा माना जाता है ना वहाँ टेक्नोलॉजी है, रोड की व्यवस्था तक तो नहीं है वहाँ पे, ना लाइट है, ना बिजली है, कुछ तो नहीं है। और आज का मानव जो है उसे सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, बत्ती चाहिए, सब ना चाहिए। तो गाँव में तो ये सारी सुविधाएं हैं नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब चुनाव होते हैं तो ये जो राजनीतिक दल की पार्टियां होती हैं, इन्हें वोट तो सबसे ज़्यादा गाँव से ही हासिल होते हैं, तो फिर ये गांव के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, यही नहीं समझ में आती मुझे चीज़ें। ये किसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हुए ना, ये सारा का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों का है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं और जब इन्हें वोट मिल जाता है तो ये जो है लात मार के भगा देते हैं, ठीक है। यानी कि किसानों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हम तालिका देखेंगे, तालिका चलिए देख ही लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि देखेंगे, ठीक है। कृषि में देखिए 2014-15 में 4.2, 2014-15 में -0.2 और 15-16 में 0.11। इसी प्रकार उद्योग का देखिए, उद्योग का जो है बढ़ता जा रहा है, सेवाओं का बढ़ता जा रहा है, लेकिन कृषि का जो है वृद्धि घटता जा रहा है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है 2013-14 में देखिए 6.6, ठीक है, और जो है 2014-15 में 7.2 और 2015-16 में 7.6। यानी कि इस तालिका से ये स्पष्ट हो रहा है कि पिछले वर्षों में ना सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर तो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि के विकास दर में कमी हो रही है, जो कि एक चिंताजनक की स्थिति है, ठीक है। वर्तमान में ना भारतीय किसान को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना जो है ना कृषि के सेक्टर में ही करना पड़ रहा है। और क्या, देखिए, रासायनिक उर्वरकों की सहायकी कम करने से जो है उत्पादन की लागत बढ़ रही है। अब देखिए कि गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी देती थी पहले, और अब जो है वो सब्सिडी धीरे धीरे कम करती जा रही है। और आयात भी, यानी कि जो रासायनिक उर्वरकों का आयात हो रहा था वो घटा भी रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी कृषि पे। यानी कि आयात कर घटाने से जो है देश को हानिकारक हो रहा है, ठीक है। यानी कि किसान जो है ना कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आया भी कि देश के अनेक राज्यों के किसान जो है आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया है मामला। इस क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। आज मैं अगर न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए कि किसी न किसी कोने में आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिल जाती है कि इस गांव के किसान ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। द सीड ऑफ फार्मर सुसाइड, ठीक है, क्रॉप फेलियर, प्राइस क्राइसिस, एक्ट एज ट्रिगर। तो ये सारे समाचार जो है ना ये सुनने को मिलते हैं। देखिए, आज के ज़माने में ना खेती किसानी का जितना जुड़ाव रोजी रोटी से नहीं है ना, उससे अधिक जुड़ाव जो है खुदकुशी से हो गया है। आप ये सोचो कि कोई भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खेती किसानी का चुनाव नहीं करना चाहता है। जमाने की व्यवस्थाओं ने ना किसानों को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि जिनके पास बहुत कम ज़मीनें हैं वे मरते हुए ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वे फिर आखिरी तक मर ही जाते हैं, ठीक है।
इनसे जुड़े अगर आप आंकड़े पढ़ोगे ना तो आपके आंखों में लिटरली आंसू आ जाएंगे। ठीक है, सरकारों से लेकर ना समाज तक को वह पीड़ा महसूस नहीं होती है जो एक किसान का परिवार करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी कमाई का मात्र एक साधन है सिर्फ कृषि। ठीक है, और अगर उससे भी अगर आमदनी नहीं होगी तो मरने के अलावा कोई उपचार है नहीं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट का अगर मैं आपको अध्ययन बताना चाहूँगी, खेती किसानी की वजह से ना आत्महत्या कर चुके 200 लोगों के परिवारों से किए गए सवाल पर आधारित है। ठीक है, 200 लोगों के परिवार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना से जुड़े हैं, जहां पर किसानी की ना वजह से सबसे अधिक आत्महत्या होती है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज द्वारा करवाया गया है ये रिपोर्ट। देखिए, मौजूदा अगर हालात में बताऊं तो 27% परिवार जो है साहूकारों से कर्ज लेकर जीवन जीने के लिए मजबूर हुए हैं। ठीक है, तकरीबन 21% परिवार ने जो है बैंकों से लोन लिया है। 13% लोगों ने जो है परिवारों ने दूध और अंडे जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। किस वजह से मर रहे हैं ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, 8% परिवारों ने अपनी स्थायी संपत्तियां बेच दी हैं और 6% परिवार ना बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो गया है। तो ये रिपोर्ट जो है ना वो बताती है कि इन जिलों में किसान किस किस तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो सबसे पहले जान लीजिए आप वैश्वीकरण का मतलब क्या है। देखिए, ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें इस ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो प्रोसेस है, आर्थिक, तकनीकी और जो है सामाजिक राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो उपयोग है ना अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, जैसे विदेशी व्यापार आपने सुना होगा, पूंजी प्रवाह, प्रवास, प्रौद्योगिकी का प्रसार यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रसार। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तो अगर मैं वैश्वीकरण के बारे में बताऊं आपको तो ये हमारे भारत में आया 1991 में। कब आया? 1991 में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो भारत में जो है 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति से भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब देखिए, वैश्वीकरण जो है ना कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था ना हमारे देश में, तब भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए ना, तो उस समय भी जो है भारतीय लोग मसाले जो है भारत में, आप सभी को पता है कि सबसे पहले यूरोपीय में पुर्तगीज आए थे। किससे? जो है लोलुप होके, मसालों से। क्योंकि हमारे देश के मसाले जो है ना अन्य देशों में जो है ऐसे मसाले पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, चाहे काली मिर्च हो, चाहे लाल मिर्च हो। ठीक है, तो मसालों के लिए विश्व में विभिन्न देशों से निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए ना प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, और आज भी गर्म मसाले जो है ना भारत से निर्यात किए जाने वाली जो है मुख्य वस्तुओं में शामिल है। देखिए, अगर मैं ब्रिटिश काल की बात करूं तो ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारियों ने ना भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, कपास उत्पादन बहुत होता था हमारे जो है देश में। ठीक है, आज भी होता है। तो भारतीय कपास को ना ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। ठीक है, मैनचेस्टर और लिवरपूल में ना सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। ठीक है, आज जो कहा जाता है ना मैनचेस्टर, तो वो किसकी वजह से? हमारे देश के कपास की वजह से। आपने जो है 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये जो चंपारण है ना, चंपारण बिहार में है। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन आपने पढ़ा ही होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गांधी जी के नेतृत्व में ना भारत में किया गया ये सबसे पहला चंपारण जो है सत्याग्रह था। ठीक है, देखिए, गांधी जी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। उसी समय उनकी मुलाकात जो है
उनकी जो है राजनीतिक दिशा बदलकर रख दी, ऐसे शख्स से हुई। तो सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स जो है अपने इलाके के किसान की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो गांधी जी ने ना जो है 1917 में ये आंदोलन किया और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के जो है अपने आजमाए हुए अस्त्र का प्रयोग जो है भारत में पहला प्रयोग किया। कहाँ? चंपारण में। यही चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए इसकी शुरुआत क्यों हुई ये भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत इसलिए हुई ना कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और नील जो है ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ठीक है, तो किसान ना इसलिए भड़के क्योंकि जो है उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था कि आपको अनाज नहीं बोना है, आपको नील की खेती करनी है। तो अब भाई अब ये तो आंदोलन होना जाहिर सी बात है कि आप जो है उपभोग के लिए अनाज नहीं बोने दे रहे हो तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी। ठीक है, तो ये ना भारत में पहला प्रयोग जो है चंपारण की धरती पे किया गया, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया। ठीक है, और यहीं ना उन्होंने ये भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने अपने वस्त्र त्याग किस सत्याग्रह में किए, तो चंपारण सत्याग्रह में किए। और इसी आंदोलन के बाद ना उन्हें महात्मा की जो है उपाधि से विभूषित किया गया। देश के राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ठीक है, बृहस्पति प्रसाद जैसी महान भूतियाँ ना इस आंदोलन में उनके साथ थीं। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है उन्हें बुलाने गए और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि फिलहाल उनका पीछा करना छोड़ दे। महात्मा गांधी ने जो है राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल उनका पीछा करने छोड़ दे। और इस अधिवेशन में जो है ब्रज किशोर ने चंपारण की दुर्दशा की जो है बात रखी। और 1990 के बाद मैं अगर आपको बताऊं कि 1991 में औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो 1990 के बाद ना वैश्वीकरण के तहत जो है भारतीय किसानों को ना नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब देखिए चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद आप ये देख लो कि भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों की स्पर्धा करने में असमर्थ है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है तो आखिर ये स्पर्धा कंपटीशन कर क्यों नहीं पा रही है अनेक देशों की अपेक्षा करें। क्योंकि जो है ना उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, हमारे देश में नहीं दी जाती। अब आप जो है अभी का बिल ही ले लो, 3 बिल पास हुए हैं किसानों के लिए, किसान जिसका भरसक विरोध कर रहे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है 3 कृषि बिल पारित हुए हैं, इसके मैं फ़ायदे और नुकसान दोनों आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम ये बात करेंगे कि हमारे देश में कृषि को अत्यधिक सहायता नहीं दी जाती और इसीलिए स्पर्धा में जो है पिछड़ा हुआ है हमारा देश। आज भारतीय कृषि जो है ना 2 राह पे है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है ना तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया लेकिन आज जो है ना ये कई विवादों से घिर गई है। अब आरोप लगाया जा रहा है इस पे कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग जलभृतों के सूखने और जैव विविधता के विलुप्त होने का कारण और भूमि निम्नी का कारण का कारण। अब आप ये बताओ कि आप जो है हरित क्रांति लाए, आपने उसमें बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया, उस समय तो आपको फायदेमंद लगा। लेकिन धीरे धीरे ना क्या होता है ना कि रासायनों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो घटती जाती है, जैव विविधता में भी जो है इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, विलुप्त होते जा रहे हैं जैव विविधता और जो है ना जल सूख रहे हैं, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, आप इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप कर उसे परिवर्तित करने की तकनीक। यानी कि आप देखिए कि आजकल जो है बहुत सारे संकर बीज भी आ रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वास्तव में क्या है ना कि वास्तव में जो है कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि में आज अधिक प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है उर्वरक और कीटनाशकों जैसे देखिए कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है और इसीलिए आजकल ना ऑर्गेनिक जो है उर्वरक का प्रयोग करने पर जो है बढ़ावा मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण पे भी जो है निगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का ना ये भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, भारत में ना, भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में ना औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। ठीक है, अब कमाने का जरिया क्या, वो अपने खाने के लिए उत्पादन कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय किसानों को ना शस्यावर्तन करना चाहिए, यानी कि देखिए जैसे कि एक जो है टाइम पे वो जो है रबी की फसल उगाते हैं, एक टाइम पे जो है खरीफ की फसल उगाते हैं। ठीक है, तो शस्यावर्तन करने चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पे ना उनको जो है कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। अब देखिए फलों, औषधों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों यानी कि जेट्रोफा और जोजोबा, पूछा भी जाता है कि बायोडीजल जो है प्राकृतिक बायोडीजल फसल कौन सी है, तो जेट्रोफा और जोजोबा। ठीक है, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ करना चाहिए किसानों को। ठीक है, तो भारत में ना जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग करना चाहिए। देखिए अनाज के स्थान पर ना ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, लेकिन क्या हुआ ना कि यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद का निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं ना, तो हम भी चिली, इजराइल, इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, यानी कि जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज जो है निर्यात करके खाद्य पदार्थों का आयात करते हैं। क्या हम ये खतरा मोल नहीं लेने को तैयार हैं? ये चीज पे आपको सोचना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ख, यानी कि रोपण कृषि। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, कपास, चना। तो कौन सी फसल है? चना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या फिर तिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें फलीदार फसल जो है वो है दालें। ठीक है, आगे को क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। देखिए चाय जो है एक महत्वपूर्ण जो है पेय पदार्थ है। सभी के घर में जो है चाय बनती ही बनती है, कई लोग एडिक्टेड हैं चाय के। तो चाय का जो पौधा है ना वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त जो है गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा, देखिए इस ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और पेड़ ऐसे उगते हैं ढलवी मिट्टी में जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, चाय की खेती के लिए ना वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्ष भर समान रूप से वर्षा भी होनी चाहिए। और इसलिए आप देखते होंगे ना कि असम, मेघालय वगैरह साइड जो है चाय की उत्पादन जो है ज़्यादा होते हैं। तो भारत जो है विश्व में अग्रणी चाय उत्पादक देशों में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो है गेहूं का उदाहरण ले लीजिए आप। ठीक है, गेहूं जो है ना उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर पश्चिम का गंगा सतलज का मैदान हो गया और दूसरा दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ना कई भागों में जो है गेहूं की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। बहुत सारी चीज़ें जो की हैं सरकार ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या क्या किया है सरकार ने? देखिए जोतों की सबसे पहले चकबंदी कर दी है। दूसरी चीज़ जमींदारी प्रथा की समाप्ति कर दी है। तीसरी चीज़ अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा जो है हरित क्रांति हुई है। चौथी चीज़ पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध क्रांति लाई है, श्वेत क्रांति हमने देखा ही है पिछले वीडियो में। ठीक है, चौथी चीज
बाढ़, चक्रवात, आग और जो है बीमारी के लिए फसल बीमा योजना का जो है प्रावधान किया है। पांचवी चीज जो है किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, बैंकों की स्थापना की गई है। नाबार्ड जो है इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। ठीक है। छठी चीज किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। सातवीं चीज आकाशवाणी और दूरदर्शन के टेलीकास्ट के माध्यम से किसानों के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ठीक है। और अगली चीज किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकारें करती हैं। कब कब करती है, मैंने बताया था ना, फसल बोने से पहले। ठीक है। और अगली चीज कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए ना लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा भी सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? जाहिर सी बातें कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक है। तो भारत में ना लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। ठीक है। और भूमि जो के ना भूमि में आवासन यानी कि गैर कृषि के उपयोग जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन जो है देश के भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा का ना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर ना खाद्यान्न की खेती होती रही तो भारतीय किसान का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुझाव बताइए। ठीक है। यानी कि उपाय बताइए। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के साधन के रूप में कृषि करते हैं। ठीक है। तो प्रमुख प्रौद्योगिकी सुधार जो है किए गए हैं। सबसे पहला सुधार ये किया गया है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। पहले देखिए, आप अगर अंग्रेजों के शासनकाल में चले जाइए तो जमींदारी प्रथा जो है एक अभिशाप ही थी किसानों के लिए। ये जमींदार जो थे ना किसानों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण किए हैं और इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी। दूसरी चीज खेतों की चकबंदी, यानी कि पहले जो है किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे और इसलिए छोटे छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। तीसरी चीज हरित क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति जो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाई। ठीक है, ये चीज। चौथी चीज फसल बीमा, तो फसलें प्रायः जो है सूखा, बाढ़, आग इनके कारण नष्ट हो जाती थी जिससे किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। तो इन आपदाओं से बचने के लिए ना फसल बीमा योजना शुरू की गई। ठीक है। पांचवी चीज कि सरकारी संस्थाएं, देखिए किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, बैंकों की स्थापना की गई और ये संस्थाएं ना किसानों को महाजनों के चुंगल से बचाती हैं। चुंगल नहीं यानी कि चंगुल से बचाती हैं। ठीक है। अगली चीज किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की जो है शुरुआत की है। ठीक है। अगली चीज खेती के आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पे बल दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की टिप्पणी करिए। देखिए, वैश्वीकरण से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना, यानी कि वैश्वीकरण के कारण ना विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी। हम देखिए, हम चीज़ों का आयात करते हैं, कई चीज़ों का निर्यात भी करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उच्च कोटि की जो चीज़ें हैं वो बाजार में टिक सकें। ठीक है। तो इसके ना कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। अच्छे प्रभाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि भारत जो है दूसरे देशों को अन्न निर्यात कर अपनी ज़रूरतों के सामान जो है आयात करती है। ठीक है। दूसरी चीज़, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा है। तीसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए जो है भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता और स्तर में सुधार किया है। चौथी चीज़, वैश्वीकरण के कारण ना अधिक उत्पादित होने वाले चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छा दाम मिल जाता। अब देखिए, आज हमारे देश में अमरूद के भाव देख लीजिए, 30-40 से ऊपर नहीं जाते, लेकिन अगर हम उसका निर्यात करते हैं तो आपके अमरूद जो है 200, 250, 300, इवन 500 तक जो है बिकते हैं। ठीक है, 500 रुपये किलो तक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पाँचवीं चीज़, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देश जो है नई नई चीज़ों की पैदावार करने लग गए हैं जो कि पहले संभव नहीं थी। अब बताती हूँ मैं आपके दुष्प्रभाव, वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है।
दुष्प्रभाव, सबसे पहला दुष्प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो विश्व के धनी देशों ने ना विभिन्न विकासशील देशों से अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि प्राप्त वस्तुओं को बड़ी मात्रा में भरना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हुआ ना, जिससे विकासशील देशों के किसान को उनका मुकाबला ना कर सके और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरा दुष्प्रभाव यह है कि विश्व के धनी देश जो है ना निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनका शोषण करते हैं। तीसरी चीज, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ना छोटे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए हैं। चौथा कारण, कृषि के वैश्वीकरण ने ना व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया है और किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसका बाजार में मांग थी, ना कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया है। ठीक है। और पांचवी चीज की अगर मैं बात बताऊं तो किसानों के वैश्वीकरण के कारण ही ना भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर जो है कृषि का अतिरिक्त बोझ ढोना पड़ा। ठीक है। तो 1990 के बाद ना जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण का दौर आया, तो वैश्वीकरण के तहत ना भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट, ये सारे जो है मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय किसान जो है प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए, चाहे साउथ के लोग हों, चाहे नॉर्थ के लोग हों, चाहे पूर्वोत्तर राज्य के हों, चाहे पश्चिम के राज्य के हों, भारत में अधिकांश लोग का खाद्यान्न जो है चावल है। ठीक है। हमारा देश जो है ना चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और ये एक खरीफ की फसल है। तो उगाने के लिए इसमें जो है उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है सिंचाई के माध्यम से। ठीक है। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से। तो चावल की अगर मैं बात करूं बेसिकली तो ये उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के लिए आदर्श मिट्टी है। ठीक है। ये उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट जो है उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। किसके माध्यम से? नहरों के जाल के माध्यम से या फिर नलकूपों की सघनता के माध्यम से। ठीक है। तो चलिए यहीं समाप्त हो रहा है आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना। और आप लोग देख रही हूँ मैं कि वीडियो देख लेते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, और शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।